जी बेटा, तो पिछली क्लास में हमने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करा। और चैप्टर के बिगनिंग में आपको मैंने बताया कि इंश्योरेंस के बिजनेस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है और एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होता है। तो अभी हमारी जो दो क्लासें हैं, हमने उसमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करी है। और आज की क्लास में भी हम लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और फिर आज ये तीसरी क्लास में हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जनरल इंश्योरेंस को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उसको भी खत्म करने में 2 से 3 क्लासें आपकी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस। राइट। तो सबसे पहला, तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बता दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी का जो बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है वो किस किस तरीके से बनाया जाता है वो डिस्कस कर लिया था। ये फॉर्मेट बिल्कुल आपके सामने है। सबसे पहले प्रीमियम अर्न दिखाते हैं, कितना प्रीमियम आपने अर्न किया है। डायरेक्ट बिजनेस पे जो आपको प्रीमियम मिला है उसके लिए आपको एक शेड्यूल 1 आपको बेसिकली बनाना पड़ता है। फिर रिइंश्योरेंस सीडेड, आप जो आपने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस करेंगे। रिइंश्योरेंस एक्सेप्टेड आपको प्लस करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इनकम होती है उसके लिए आपका पॉइंट नंबर सेकंड बनता है। तीसरे पे आप अदर इनकम दिखाते हो, जैसे फाइन फॉर पॉलिसी लैप्स। ठीक है, कोई पॉलिसी लैप्स हुई है उसको अगर रिन्यू करवाया जाता है उसके लिए फाइन लेते हो, वो तीसरे इनकम में आता है। पार्ट बी में आपके एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती हैं। पार्ट सी में आपको क्लेम्स की पेमेंट दिखानी होती है। और उसके बाद पार्ट नंबर डी में आपको एप्लीकेशन का बेसिकली सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो ये फॉर्मेट तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और आपको बार बार प्रैक्टिस करके इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। आज की क्लास में हमने रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर और रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करने, और उसके बाद फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको समझना है। ध्यान रहे, लाइफ इंश्योरेंस का जो टॉपिक है, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करें तो इसमें केवल 2 ही तरीके के क्वेश्चन आए हैं। एक तो सर वैल्यूशन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आए जो कि फर्स्ट क्लास में आपको मैंने कराए, और सेकंड क्लास के बिगिनिंग में मैंने ये बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस फंड में कुछ एडजस्टमेंट होती है, कुछ इनकम और एक्सपेंस के आइटम प्लस माइनस करने होते हैं, जिसका 4 नंबर में 5 नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भी हमने लास्ट क्लास में किया है। तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में से इतना ही पूछा गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये एग्ज़ाम में आया नहीं है। नॉर्मली जो रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए आता है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बनाने के लिए आता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पर फिर भी क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हमने इसको करना है। तो चलो फटाफट से 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, कहता है डोमेस्टिक एश्योरेंस। जब भी एश्योरेंस बोलते तो समझ जाओ लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, एश्योरेंस बोलेगा तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा है। डोमेस्टिक एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिसीव ₹5,90,000 एज प्रीमियम ऑन न्यू पॉलिसी। नई पॉलिसी पे उन्हें 5,90,000 का प्रीमियम मिला और 1,20,000 का प्रीमियम पुरानी पॉलिसी को रिन्यू किया गया है उसके लिए आपको मिला है। कंपनी ने 90,000 रुपये का प्रीमियम और रिसीव किया है फॉर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। किसी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है, वहाँ से रिसीव हुआ है 90,000। और 70,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने उनके लिए दिया है जिस कंपनी से हमने री इंश्योरेंस करवाया है, तो ये सेक्रीफाइस किया है। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट टुवर्ड्स प्रीमियम। क्वेश्चन में कहता है कि भाई कितनी अमाउंट उसमें जाएगी, तो कैसे करेंगे सर देखिए। सबसे पहले इसमें लेंगे हम प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। सबसे पहले इसमें लिया जाएगा प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है, इसके लिए बेटा आप शेड्यूल 1 बनाओगे, वहाँ से लिखिएगा। उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दोगे प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। जो री इंश्योरेंस आपने एक्सेप्ट किया है उस पर प्रीमियम को प्लस कर देंगे और लेस कर देंगे प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड। तो प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये आपका 90,000 है और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड ये आपका 70,000 है। तो ये तो बेटे 2 अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है,
फिर यहाँ से आपका आ जाएगा प्रीमियम क्रेडिट टू प्रीमियम अर्न, जो कि हम क्रेडिट कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में। लेकिन मेन अमाउंट है फर्स्ट वाली कि प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस किस तरीके से निकाला जाएगा, तो इसके लिए बनेगा शेड्यूल। शेड्यूल किस तरीके का बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम वेट करेंगे। राइट, तो शेड्यूल 1 प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस पे आपने कितना प्रीमियम कमाया, उसके लिए आप शेड्यूल बना रहे हैं। क्या क्या आइटम आएगा इसमें, पहले आएगा प्रीमियम ऑन न्यू पॉलिसीज 5,90,000, प्रीमियम ऑन न्यू पॉलिसीज मतलब री इंश्योरेंस के अलावा बाकी जितना भी प्रीमियम है वो सारा का सारा शेड्यूल 1 में दिखाया जाएगा। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और सीडेड, इसके अलावा जो भी प्रीमियम होगा उसको शेड्यूल 1 में दिखाना है। तो यहाँ पर आपका आया है 5,90,000, 5,90,000, और यहाँ पर प्रीमियम ऑन ऐड करेंगे इसमें प्रीमियम ऑन रिन्यूएबल, जिन पॉलिसी को रिन्यू कराया गया है उसका प्रीमियम ये आपको बोला गया है 1,20,000 का। तो 5,90,000 में 1,20,000 प्लस कर देंगे तो 5,90, 6,90, 7,10,000, ये टोटल आ गया। ये 7,10,000 हम ऊपर लेके जाएंगे, ये 7,10,000 यहाँ पर आएगा। तो 7,10,000 में 90 प्लस करोगे और 70 माइनस करोगे तो अल्टीमेटली कुल मिला के कितना आएगा, ये आपका बन जाएगा 7,30,000। राइट, अगर एग्जाम एमसीक्यू मोड में होता है तो बस आपको 7,30,000 के ऑप्शन पर टिक लगाना है। लेकिन अगर ये सपोज एग्जाम आपका पूरा फॉर्मेट बनाने के मोड में होता है तो आपको इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें शेड्यूल 1 भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक छोटा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको नोट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो ध्यान रखना है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड प्लस करते हैं, री इंश्योरेंस सीडेड माइनस करते हैं, सिंपल सी बात। चलिए आई गेस कंप्लीट। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन है जिसमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया फिर भी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके। चलिए, तो क्वेश्चन में कहता है बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड had a paid up capital और ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स और ₹10 each। तो 10 लाख की इसकी कैपिटल है, 1 लाख शेयर हैं 10 each के। ये तो बेटा कह सकते हैं कि मतलब बैलेंस शीट आइटम है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट भी बनती है, बट अगेन बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, एग्जाम के लिए वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बैलेंस शीट में जो आइटम आएंगे वो बहुत ज़्यादा हैं और हर आइटम के बहुत सारे शेड्यूल्स भी बनते हैं। तो उसको बेसिकली मेमोराइज करना ही आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। इससे इंस्टीट्यूट बैलेंस शीट इस चैप्टर से क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है, मतलब पेपर में आती ही नहीं है। राइट, क्यों नहीं आएगी, लॉजिक यही है, उसको मेमोराइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी हेडिंग्स और सब हेडिंग उसके अंदर है। तो हम बैलेंस शीट वाले पार्ट को टच नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट बनाना सीखेंगे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। कहता है इसकी जो नेट लायबिलिटी है वो 96 लाख थी 31 मार्च 2017 को, और 31 मार्च 2016 को ये लायबिलिटी 84 लाख थी। ठीक है, तो जो नेट लायबिलिटी है वो बढ़ गई है। 2016 में 84 लाख थी और 17 में कितनी है, 96 लाख हुई है। नेट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि 31 मार्च 2016 को लगता है कि 84 लाख के क्लेम आपको पे करने पड़ेंगे इन नियर फ्यूचर, और 31 मार्च 17 को लगता है कि 96 लाख का आपको क्लेम पे करना पड़ेगा इन नियर फ्यूचर। ये बैलेंस शीट जब बनती है उस वक्त इसको एस्टिमेट किया जाता है। कंपनी ने 2,60,000 रुपये का 2,60,000 रुपये का इंटरनी बोनस पे किया है, और सरप्लस का जो 20% है वो हमने शेयर होल्डर्स को क्या करना है, एलोकेट करना है। जितना भी प्रॉफिट होगा
उसका 20% हमने सरप्लस ट्रांसफ़र करना है शेयर होल्डर्स को, 20% आपको ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में, और बाकी जो है सर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर फर्दर अप्रोप्रिएशन। उसको हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर फर्दर अप्रोप्रिएशन। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड, जो कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 17। तो प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे रखे हैं 57,20,000। तो प्रीमियम जिसमें री इंश्योरेंस के प्रीमियम ऑलरेडी एडलेस हो रखे हैं वो है आपका 57,20,000 है। तो ये आपका नेट अमाउंट दे रखा है पूरा। इसमें प्रीमियम कह सकते हैं ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड वो ऑलरेडी प्लस माइनस हो रखे हैं, जबकि हमारे फॉर्मेट के अंदर हमें इन्हें अलग अलग दिखाना होता है। तो देखते हैं कि इस 57,20,000 को हम कैसे ब्रेक करेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट 28 लाख का है। फीस फॉर पॉलिसी लैब्स ये आपकी 16,000 है। इनकम टैक्स 4,40,000 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7 लाख है। फिर एन्युटी पे करिए 50,000 की। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 40,000 और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड ये आपका दे रखा है 12,000। तो इसका एक जो रिलेटेड आइटम है वो बेटा यहाँ दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट के रिलेटेड के रिलेशन में आइटम यहाँ पर आपको दिए गए, और ये 40 और 12,000 ये ऑलरेडी इस 57,20,000 में एडजस्ट हो रखा है। ठीक है, 40 और 12,000 ऑलरेडी 57,20,000 में एडजस्ट हो रखा है। कमीशन 2,20,000 का है। उसके बाद सरेंडर में 3,20,000 आपने पे करे हैं। बेटा इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, ये जो 3,20,000 का सरेंडर दिया है इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोग अपनी पॉलिसी को बीच में ब्रेक कर देते हैं, कहते हैं कि हम आगे के प्रीमियम हमें पे नहीं करने, हमें अभी जितना क्लेम बताएं उतना क्लेम दे दिया जाए, तो उस अमाउंट को हम सरेंडर बोलते हैं। सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी रीवैल्यूएशन कराई है तो उस पर 20,000 का सरप्लस निकलता है। री इंश्योरेंस बैड डेप्ट हो गया आपका 16,000 का। क्लेम लेस री इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम जिसमें आपने लेस कर रखा है री इंश्योरेंस क्लेम वो आपका 34 लाख का है। आपको याद होगा क्लेम में भी हमें पता लगाना होता है कि क्लेम कितना पे कर रहे हैं, फिर क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड प्लस करते हैं और क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड उसको माइनस करते हैं। उसके बाद कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड, जो एन्युटीज़ हमने ग्रांट करी हैं उसके बदले में हमें कंसिडरेशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इनकम मिली है। इस 1,60,000 को भी हम इनकम मानेंगे और इसको भी एप्रोप्रिएट हेड में दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है कि आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, राइट। पहले तो ये क्वेश्चन है बेटी, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। इनफैक्ट मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनाना आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, एक बार भी नहीं आया, फिर भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर रहे हैं। तो पहले करना क्या है आपको, ये जो फॉर्मेट है सर इसको मैं कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको भी सर मेमोराइज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अगर पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है आपका तो आपने इसको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा पहले, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, लाइनें बिल्कुल स्केल से खींचनी है, बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, क्योंकि इसमें पोस्टिंग करना और फॉर्मेट बनाना ज़्यादा मैटर करता है, उसके नंबर ज़्यादा हैं। आइटम तो ज़्यादा होते नहीं है इसमें, तो कुछ ही आइटम आपको यहाँ पर डालने होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है सर, क्वेश्चन में नाम है बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 को ये आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बाकी इसी को पॉलिसी होल्डर अकाउंट या इसी को हम टेक्निकल अकाउंट भी बोलते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके लिए बताया था मैंने कि ये भी जाना चाहता है। उसके बाद फिर हमें आइटम दे रखे हैं और हमें बस उसको पोस्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं ये जो कुछ साइन लगे हुए हैं इसमें इसको मैं बता देता हूँ, फिर इसको हम फिल करेंगे। बस पहले होगा कि इसको मेमोराइज करके बिल्कुल एज इट इज लिख देना, दिस विल बी द फर्स्ट वर्क। ये पहला करना पड़ेगा आपको कि जैसे ही क्वेश्चन आए तो पहले सबसे पहले फॉर्मेट लिख दो बिल्कुल साफ सुथरा बिना किसी कटिंग के, ओके जी। और ये सारी फिगर्स हमें किस में गिवन है, ये सारी फिगर्स रुपीज़ में गिवन है सर, ये सारी फिगर हमें रुपीज़ में गिवन है, तो सिंपल रुपीज़ वाला सिंबल
लग लिया जाएगा। ठीक है, चलो। वैसे तो जो डेटा दिखाते हैं वो 2 साल के लिए दिखाते हैं, एक करंट ईयर का और एक बेटा प्रीवियस ईयर का, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में 1 ही साल का डेटा दिया हुआ है, एग्जाम में भी मैक्सिमम 1 ही साल का दिया होगा, तो लास्ट ईयर वाला कॉलम हमारे रेलेवेंट नहीं है। ये बना हुआ है इसमें, लेकिन आपको बनाना नहीं है। आपको सिंपल सा है, दैट इज पर्टिकुलर शेड्यूल, और फिर उसके बाद करंट ईयर, सीधे यहाँ से अमाउंट आ जाएगी। अब देखो बेटे कैसे होगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। एक्चुअली हम ऐसा करते हैं कि जो ये आउटर कॉलम है, इस आउटर कॉलम को हम फाइनल अमाउंट के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। इस आउटर कॉलम को हम फाइनल अमाउंट के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम जिसमें री इंश्योरेंस वाले प्रीमियम ऑलरेडी एडलेस हो रखे हैं, तो वो 57,20,20,000 है। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये आपका 40,000 है, और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड ये आपका 12,000 है। देखो क्या मतलब है कहने का, वापस आएंगे फॉर्मेट में। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये 40,000, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड जो कि माइनस होता है 12,000, और इनका जो नेट अमाउंट है बेटा 57,20,000, वो भी हमें दे रखा है। मुझे ये पता लगाना है प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना होगा, मुझे ये अमाउंट पता लगानी है। तो अगर मुझे फाइनल अमाउंट पता है 57,20,000 की, जिसमें 12,000 माइनस हो चुके हैं और 40,000 प्लस हो चुके हैं, तो बिगनिंग की अमाउंट कितनी होगी, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना रहा होगा, तो मुझे बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब हुआ कि इस 57,20,000 में 57,20,000 में माइनस करना पड़ेगा 40,000, ठीक है, क्योंकि उल्टी कर रहे हैं बेटा हम कैलकुलेशन, और प्लस करेंगे 12,000। तो ये आने के बाद आता है हमारा 56,92,000, 56,92,000 ये हमारी आया। कैसे आया, 57,20,000 गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। हमें निकालना है प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, तो 56,92 लाख का आपका यहाँ से अमाउंट आ गया। ठीक है, ओके जी। क्योंकि इसमें सिंगल अमाउंट है, तो एज सच शेड्यूल तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो और वेटेज ज़्यादा है इसका, तो आपने प्रॉपरली इसका शेड्यूल दिखाना पड़ेगा, और तो उसके अंदर एंट्री केवल एक ही होगी। कैसे बनेगा शेड्यूल, इस तरीके से कुछ लिखेंगे, शेड्यूल 1। 2 मिनट वेट करेंगे, पेन हैंग हो गया मेरा। एक मिनट का, हाँ ठीक है जी। तो इसका बेटा शेड्यूल दिखाना पड़ेगा आपको, और यहाँ लिखोगे शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ये हेडिंग है। कैसे शेड्यूल 1 ये इसकी हेडिंग हो जाएगी, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। बस इसके अंदर एक ही आइटम आएगा आपका, इसके अंदर एक ही आइटम आएगा, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, और कितना है, ये आपका आया है 56,92,000, 56,92,000। अदरवाइज इसके अंदर दिखाना पड़ता है कि जो नई पॉलिसी है उस पर कितना प्रीमियम आया है, और उसके अलावा जो हमने रिन्यू कराया है उस पर कितनी पॉलिसी प्रीमियम आया है, सिंगल प्रीमियम कितना आया है। 3 तरह के पार्ट में इसको हमने बांटना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एक सिंगल अमाउंट 56,92,000 की आ जाएगी। उसके बाद दूसरा आता है हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसमें देखेंगे इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, क्या ये चीज़ें मैं गिवन है, तो देखिए इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट बेटा पहले से गिवन है, ये हो गया आपका 28 लाख, तो सीधे 28 लाख यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा 28 लाख का अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया, 28 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या हमने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करी है, देखेंगे। तो इसमें आपको दे रखा है फीस फॉर पॉलिसी लैब्स, इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रीमियम वाला दे दिया। सेल बेटा नहीं है,
सेल वाला कोई आइटम नहीं है तो यहाँ पे डैश लग गई, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। उसके बाद ट्रांसफ़र या गेन ऑन रिवैल्यूएशन, क्या किसी इन्वेस्टमेंट को हमने रीवैल्यू किया है, उस पर गेन आया है, तो एक आइटम दिख रहा है मुझे, इफ़ यू कैन चेक, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना है सर, 20,000। इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन करने पे आपको 20,000 का अमाउंट मिला, तो ये 20,000 आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। 28 लाख में 20,000 प्लस कर देंगे, ये प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट आएगी हमारी 28,20,000, 28,20,000, राइट। उसके बाद आपको दिखानी है अदर इनकम। अदर इनकम में आपको इसमें क्या क्या आइटम दिए हैं वो देखना है। अदर इनकम में इसमें आपको दिया हुआ है, एक तो सर फीस फॉर पॉलिसी लैब्स, ये अदर इनकम में आता है, ठीक है। और दूसरा कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड, इसको अदर इनकम में लेते हैं। कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड ये अदर इनकम में आता है। तो अदर इनकम में दो आइटम आएंगे, एक 16,000 का और एक 1,60,000 का। लेकिन आपको पहले वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट के लिए पहले स्पेस छोड़ोगे, शेड्यूल 1 आपने बनाया, सेम ऐसे शेड्यूल 2 के लिए स्पेस छोड़ना है, शेड्यूल 3 के लिए, शेड्यूल 4 के लिए, और फिर उसके बाद वर्किंग नोट चालू होंगे। शेड्यूल आपके मेन पार्ट का आंसर होते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे आइटम, इसको हमने पूरे फॉर्मेट के बाद दिखाना चाहिए, तो इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। 2 मिनट वेट करेंगे। ये सारे शेड्यूल आपके जहाँ फॉर्मेट कंप्लीट होगा उसके बाद दिखाना है आपको। जी यहाँ आएंगे बिल्कुल ये। चलिए शेड्यूल 2 के लिए आपने स्पेस दे दिया, सेम ऐसे शेड्यूल 3 के लिए स्पेस छोड़ना है। शेड्यूल 4 के लिए स्पेस छोड़ेंगे और फिर वर्किंग नोट चालू होंगे। शेड्यूल आर पार्ट ऑफ योर मेन सॉल्यूशन। फिर उसके बाद वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट 1 में पहले आप दिखाओगे अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आएगा, फीस फॉर पॉलिसी लैप्स, जो पॉलिसी लैप्स हो गई थी उसके लिए कुछ अमाउंट, और दूसरा रिवॉल्यूशन गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करने पे कितना गेन होगा। तो ये दो आइटम आपको गिवन है। तो हम देखें तो इसमें फीस आपकी 16,000 की है और रिवॉल्यूशन गेन आपका 20,000 का है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें 16 और 1,60 है, ये 16,000 की फीस और कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड, राइट। जो रिवॉल्यूशन गेन है वो तो इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगा, राइट। तो ये नहीं, ये आपका आएगा एन्युटीज फॉर कंसिडरेशन ग्रांटेड, फीस फॉर पॉलिसी लैब्स एंड कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड। तो इसका जो अमाउंट आएगा आपका वो आएगा 16,000 और 20,000, तो टोटल हो गया 36,000। अब यही 36,000 आपको यहाँ पे अदर इनकम में डाल देना है। तो ये आ गई जी हमारी अदर इनकम, सीधे बाहर वाले कॉलम में लिखो। इसके बाद फिर इन तीनों फिगर का टोटल कर देना है। 57,20,000 प्लस 28,20,000 प्लस 36,000 कितना आता है ये, तो 57,20,000 प्लस 28,20,000 प्लस 36,000, मैंने 3 शॉर्ट कर दिया, 1 मिनट। हाँ 36,000, तो ये आता है 85,00,000, 85,00,000, 76,000, राइट। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन का टोटल आ गया। उसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा जिसमें दिखाएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहले आपको कमीशन दिखाने,
और कमीशन कितना है उसके लिए शेड्यूल में आपको दिखाना पड़ेगा। सिंगल अमाउंट है तो भी बेटा आप दिखाओगे, ठीक है। तो देखिए सर कमीशन कितना है आपका, कमीशन आपका 2,20,000 है, ये 2,20,000 का कमीशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आना तो 2,20,000 ही है, लेकिन शेड्यूल भी शो करना पड़ेगा। 2,20,000 का आपका कमीशन, शेड्यूल 2 आ जाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे कमीशन, और यहाँ पे लिखेंगे हम कमीशन 2,20,000। इसमें अगर कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होता है तो वो प्लस करते, और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड होता है तो वो माइनस करते। अगेन ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल अमाउंट दे रखी है, तो 2,20,000 ही आ जाएगा। उसके बाद कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी इंश्योरेंस बिजनेस, इसको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको सीधे दे रखे हैं 7 लाख रुपए के डायरेक्ट, तो ये भी आपको 7 लाख रुपए इसमें डाल दें। तो बस इसमें मेन बात क्या है, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, बाकी आइटम आपको दिए होते हैं, बस वो फिल करने होते हैं। मेन काम इसमें फॉर्मेट को मेमोराइज करने का है, यही सबसे डिफिकल्ट काम है इस चैप्टर में, ठीक है, कि ये फॉर्मेट कैसे आप नोट करोगे। इसका भी शेड्यूल दिखाओगे। अभी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सीधे दे दिए, अदरवाइज आपको सैलरी दी होती, प्रिंटिंग और स्टेशनरी दिया होता, ऑडिट फीस दी होती, डेप्रिसिएशन दिया होता, वो सारा जोड़ना पड़ता है आपको, और वो सारा का सारा आप शेड्यूल 3 में दिखाते हैं। फिलहाल तो इसमें एक ही फिगर दे रखी है, तो बस उसी के नाम से लिख के छोड़ देंगे। जी, तो कितना अमाउंट है इसका, 7 लाख का अमाउंट। मेजर वर्क इज मेमोराइजिंग द फॉर्मेट, यही मेन चीज़। उसके बाद फिर है हमारे पास बेटा प्रोविजंस, इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं आपको, तो क्वेश्चन वापस आएंगे। इसमें अगर आप देखो तो इसमें एक आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स से रखा है 4,40,000, ये भी आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह हो तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें एक इनकम टैक्स वाला प्रोविजन है, और इसके अलावा कमीशन, सरेंडर, सरप्लस, री इंश्योरेंस, और री इंश्योरेंस रिकवरेबल, ये बैड डेप्ट है, ये भी बेटा आपको इसी में दिखाया जाता है, क्योंकि जो बैड डेप्ट होते हैं ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होते हैं। तो एक इनकम टैक्स का प्रोविजन है 4,40,000 का, और एक आपका बैड डेप्ट है 16,000 का। तो इसके लिए बनाओगे आप वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ लिखोगे प्रोविजन। सभी तरीके के प्रोविजन आपको यहाँ पे ले लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है क्या, कंफर्म करो, वॉइस क्लियर है या नहीं। क्लियर, पहले बीच में ब्रेक हो गया था। हाँ, तो थोड़ा बहुत बीच में नेट की दिक्कत होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बताना। तो ये हमारे प्रोविजंस है, इसकी फिगर डालनी है हमने, अब कितना कितना है। तो प्रोविजन में एक प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 4,40,000 का, और बैड डेप्ट है आपका 16,000 का, ठीक है, 16,000 का आपका बैड डेप्ट है और 4,40,000 का टैक्स है। चलिए, तो यहाँ पे 4,40,000 और 16,000, ये करने के बाद आपका 4,56,000 का अमाउंट आ जाएगा, इसको हम प्रोविजन में डाल देंगे, ठीक है। बैड डेप्ट को भी आपने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के नाम से ही दिखाना है। अमाउंट आ गई 4,56,000। चलिए, अब बेटा इसका भी टोटल कर देंगे, 2-3 का भी टोटल कर देंगे, राइट। तो कितनी कितनी अमाउंट आती है हमारे पास, ये 2,20,000, 7 लाख और 4,56,000, ये जोड़ दो और यहाँ लिख देंगे इसका टोटल। तो 2,20,000 और 7 लाख, ये तो आपका 9,20,000 हो गया, 9,20,000 प्लस कर देंगे 4,56,000, तो यार है 13,76,000, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन बनेगा आपका क्लेम्स का, जिसको बेनिफिट के नाम से जानते हैं। तो क्लेम हमने कितने पे करे वो देखने पड़ेंगे, और उसके लिए शेड्यूल बनेगा। क्लेम में बेटा कौन कौन से आइटम आएंगे, क्लेम में बेटा आपका एक तो एनुटी पेड आएगा, ठीक है, एनुटी पेड आपका क्लेम होता है। और इसके अलावा सर सरेंडर आएगा,
ठीक है, सरेंडर आएगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक क्लेम के नाम से तो आपको दे रखा है, क्लेम लेस री इंश्योरेंस क्लेम्स, ये भी आपका आएगा। तो 3 आइटम आएंगे क्लेम में, कितना क्लेम एक्चुअली में पे करा, जो पॉलिसी सरेंडर हुई है उस पर कितना क्लेम पे करा, और जो एन्युटी है उस पर कितना क्लेम आपको पे करा। तो 3 अमाउंट आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए बनेगा शेड्यूल नंबर आपका 4, बेनिफिट पेड के नाम से। तो यहाँ पर लिखेंगे बेनिफिट्स पेड। तो कौन कौन से अमाउंट है जी इसमें, ध्यान से देखेंगे। इसमें एक है आपका पहले क्लेम, जिसमें री इंश्योरेंस क्लेम ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है। फिर आपने इसमें ऐड करना है सरेंडर्स, जो पॉलिसी सरेंडर हुई है उस पर कितना अमाउंट पे करा, और जो एन्युटी कंप्लीट हुई है उस पर कितना क्लेम आपने पे करा। अगर इसमें अलग से दिया होता क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सेटेड, तो वही एक्सेप्टेड वाले को प्लस करते और सेटेड वाले को माइनस करना पड़ता। कितना कितना अमाउंट है जी। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो एक्चुअल क्लेम का आपका अमाउंट है 34 लाख का, एन्युटी 50,000 की है, और सरेंडर 3,20,000 का है। चलिए जाते हैं वापस। ये आपका है 34 लाख, ये है 3,20,000, और ये है 50,000। तो 34 और 3 हो गया आपका 37,20,000। 37,20,000 में से 50 माइनस करो, तो ये आपका आएगा 36,70,000, 36,70,000। तो आपने ऐड लिखा हुआ है नीचे, क्या चीज़? अच्छा बेटा, आपने ऐड, हाँ ऐड होगा, मैंने लेस कर दिया 1 मिनट। 3 अमाउंट ऐड करनी है, 34 और 3 70, 37 और 20, 37 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 38,70,000। ये 35,70,000, हाँ 38 लाख आएगा ना, 38,70,000। 37, नहीं 34 और 3 आपके 37 हो गए। अच्छा हाँ 37,70,000 आएगा, हाँ ठीक, 37,70,000 आएगा। ओके, तो ये बन गया आपका 37,70,000, राइट। तो ये अमाउंट आपको बेनिफिट के आगे डालनी पड़ेगी, 37,20,000। चलो, इंटरिम बोनस कितना पे किया है बेटा, क्वेश्चन में बोला हुआ था शायद बिगिनिंग में। क्वेश्चन में ये बोला हुआ था आपको, द कंपनी हैज़ पेड इंटरिम बोनस ऑफ ₹2,60,000, 2,60,000 का इंटरिम बोनस है। ठीक है सर, तो यहाँ 2,60,000 डाल दो। चलो जी, चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है उसमें कितना चेंज आ गया, राइट। तो बेटा ध्यान से देखना है, हमारे पास जो लाइबिलिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस 84 लाख का था, और जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा वो 96 लाख का हो गया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 84 लाख का था, क्लोजिंग बैलेंस 96 लाख का हो गया। तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, 84 से 96 तक हो गई है। तो 12 लाख का अमाउंट आपका और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये 12 लाख आप यहाँ पर एक्सपेंस है, तो पॉजिटिव अमाउंट लोगे। ठीक है, निकालते कैसे हैं, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ध्यान रखना है, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिखाना है आपको, राइट सर। तो ये 12 लाख आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप चाहो तो इसके आगे भी दिखा सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग इतना है, तो इतने का यहाँ से आपका डिफरेंस आ गया। अगर अमाउंट घट जाती, सपोज मान लो ओपनिंग बैलेंस 84 लाख था और क्लोजिंग बैलेंस 80 लाख था, तो 4 लाख का फिगर आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिखाना पड़ता है। अभी जोड़ दो, 37,20,000, 2,60,000 और 12 लाख, कितना आता है? तो 37,20,000 प्लस करेंगे 35,70,000, 2,60,000, कितना कह रहे हो? 35,70,000, 20,000 नहीं है बेनिफिट पे। बेनिफिट वाला अमाउंट, अच्छा ये 70 है, यस, ये 70 है, राइट। ओके, तो 50 और जोड़ देता हूँ मैं इसमें, टोटल आ जाएगा 52,30,000। 52,30,000। तो 52,30,000 का अमाउंट आपका यहाँ से आ गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, ये सब करने के बाद आपने सी का टोटल निकाल दिया। अब आप निकालेंगे सरप्लस, जो कि सर क्या होगा, ये ए माइनस बी माइनस सी होगा, राइट, ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या किया जाएगा फाइनली, अब आपको क्या करना है,
ये जो फर्स्ट का टोटल आया था 85,76,000 ये वाला अमाउंट, इसमें से माइनस कर देना है 13,76,000 और 52,30,000। तो ये करने के बाद कितना अमाउंट आता है वो देखते हैं। तो पहला जो आपका अमाउंट है वो था 85,76,000। इसमें हम माइनस करेंगे 13,76,000 और माइनस करेंगे इसमें से 52,30,000, 52,30,000। ये लेस करने के बाद 19,70,000 का आपका सरप्लस आएगा। ये आएगा 19,70,000। ठीक है सर, 19,70,000 का आपका यहाँ पर सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस का एप्रोप्रिएशन दिखाओगे पॉइंट नंबर डी में। क्या क्या एप्रोप्रिएशन करना है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इसी 19,70,000 को आप बांटोगे तो फाइनल टोटल तो 19,70,000 ही आना चाहिए, है ना। फाइनल टोटल तो एप्रोप्रिएट होने के बाद 19,70,000 आना चाहिए। कितना शेयर होल्डर अकाउंट में डालना है, कितना रिजर्व में डालना है, क्वेश्चन में बताया होगा। तो क्वेश्चन में कहता है 20% ऑफ द सरप्लस इज एलोकेटेड टू शेयर होल्डर। 20% दे देना शेयर होल्डर को और 20% डाल देना रिजर्व में। चलो जी, तो 19,70,000 का 20% निकालिए कितना आता है। 19,70,000 का 20% बताओ कितना आया, अमाउंट निकालो। 3,94,000। 3,94,000। तो 3,94,000 जो है ये ट्रांसफ़र होगा शेयर होल्डर के अकाउंट में। यही 3,94,000 जो 20% है ये जाएगा बेटा रिजर्व में। और बाकी जो बचा 19,70,000 में से इस 394 को 2 बार माइनस कर दो, कितना बैलेंस आता है। या 19,70,000 का आप 60% निकाल लो, क्योंकि 20% मतलब 40% तो हमने बांट दिया, तो बचा कितना सर 60%। तो जो 60% बच गया उसको दिखाओ कितना आता है। 11,82,000। 11,82,000, 82,000। 11,82,000 ये बेटा हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बाकी ये 20% हमें बोला था वो ट्रांसफर कर दिया 1970 वाली टोटल अमाउंट। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा सा है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। मेजर पार्ट क्या है, मेजर पार्ट क्या है कि हमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट मेमोराइज करना है। पहले फॉर्मेट ध्यान रखना है। अगर फॉर्मेट ध्यान रहेगा तो बस आपको आइटम पोस्ट करने होते हैं और कुछ बड़ी बात नहीं होती है। मेन चैलेंज है सबसे बड़ा कि ये फॉर्मेट मेमोराइज कैसे होगा। ठीक है, तो इसको बार बार क्या नाम है लिखो, इसको रिपीट करो, ये मेमोराइज हो जाएगा तो बात यहाँ से हो जाएगी। ऑल्दो फिर से बता रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनाना पेपर में नहीं पूछा गया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनाना एक भी बार पेपर में नहीं आया है। रेवेन्यू अकाउंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए आया है, जो कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एक बार शुरू से दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। और फिर आपको मैं बताऊंगा कि रेवेन्यू अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना तो कोई क्वेश्चन है हमारी बुक में, मतलब सीएमए का जो इंटर है उसमें ना तो कोई क्वेश्चन दे रखा है और ना ही वो एग्जाम में आया है। मेन बेसिकली हमें रेवेन्यू अकाउंट दिखाना होता है, क्योंकि ये पॉलिसी होल्डर के लिए बनता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट शेयर होल्डर के लिए बनाया जाता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ना तो बुक में और ना एग्जाम में आया। तो उसका मैं केवल फॉर्मेट डिस्कस करूँगा और उस पर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपको मैं एक प्रैक्टिकल बेसिकली दूंगा सर, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि कैसे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो इस तरीके से अपनी शेड्यूल बनाती है। मतलब एक्चुअल में जो LIC इंडिया है वो किस तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो करती है, उसका भी एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप सीएमए इंटर क्वालिफाई करने के बाद, अगर मान लो या आप सीएमए क्वालिफाई करने के बाद जब पास होकर जाओगे जॉब में देखोगे, तो फॉर्मेट आपको जो भी आप इंटर में पढ़ रहे हैं उसी से मिलता जुलता आपको मिलेगा। थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, एग्ज़ाम में उसका कोई रोल नहीं है। एग्ज़ाम में तो ऐसे ही बना के आना। चलिए, तो ये पूरा फॉर्मेट है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। और ये इसके शेड्यूल्स, राइट।
और ये इसका वर्किंग नोट। चलिए, अब ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो इनकम स्टेटमेंट दो भागों में बढ़ जाता है। आई होप आपको ये याद रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट होता है, वो इनकम स्टेटमेंट दो भागों में बढ़ जाता है। एक सर रेवेन्यू अकाउंट होता है और दूसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। रेवेन्यू अकाउंट किसके लिए बनाते हैं? पॉलिसी होल्डर के लिए। ये किसके लिए बनाएंगे? पॉलिसी होल्डर्स के लिए। और ये किसके लिए बनाते हैं सर? शेयर होल्डर्स के लिए। दोनों में से पहले क्या बनता है? पहले बनेगा सर पॉलिसी होल्डर अकाउंट। इससे पहले भी क्या बनती है? वैल्यूएशन बैलेंस शीट। पहले बनती है वैल्यूएशन बैलेंस शीट, वहाँ से फिर बनता है आपका पॉलिसी होल्डर अकाउंट, फिर आपका बनता है शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है। पॉलिसी होल्डर अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसका कुछ हिस्सा, मतलब रेवेन्यू अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बिगिनिंग पॉइंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बिगिनिंग होती है वो कहाँ से होती है? उस प्रॉफिट से बिगिनिंग होती है जो रेवेन्यू अकाउंट से ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो ये दो अकाउंट हैं। रेवेन्यू अकाउंट हमने समझ लिया, उस पर क्वेश्चन भी कर लिया। अब पॉलिसी होल्डर का जो फॉर्मेट है वो देखेंगे। इसको सिर्फ फॉर्मेट समझना है आपको, क्वेश्चन इस पर करने की जरूरत नहीं है और ना हमारे पेपर में आएगा। ठीक है सर, बस इसको हमने डिस्कस करना है फॉर्मेट के। तो लिखेंगे फॉर्म ए पीएल। पीएल का मतलब हो गया सर प्रॉफिट एंड लॉस का, पीएल का नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद नेम ऑफ दी कह सकते हैं क्या सर? नेम ऑफ दी इंश्योरर। इसका मतलब जो कंपनी है उसका नाम लिखना है आपको। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम यहाँ पे डाला जाएगा। इसका IRDA के साथ जो इसका कह सकते हैं कि मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है और किस डेट पे मेरा है रजिस्ट्रेशन, वो ऊपर मेंशन करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है? अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉलिसी होल्डर अकाउंट, मतलब कि रेवेन्यू अकाउंट। पॉलिसी होल्डर अकाउंट बोलो, टेक्निकल अकाउंट बोलो या रेवेन्यू अकाउंट बोलो, रेवेन्यू अकाउंट से जो अमाउंट आती है सबसे पहले वो आप यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 20% आपको ट्रांसफ़र करना है शेयर होल्डर में। तो जो आपने वो 20% ट्रांसफ़र किया था, कितना अमाउंट आया था उसका? 3,94,000। तो पहले ये 3,94,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3,94,000, ये आ गया। इसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा। अब आएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूएशन हुआ है वो भी यहाँ पर आएगा। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट तो रेवेन्यू अकाउंट में भी आई थी, है ना? यही इन्वेस्टमेंट तो रेवेन्यू अकाउंट में भी आई थी और इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आ रही है। हमें कैसे मालूम चलेगा इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखानी है? जैसे कि सर देखो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, और सर यही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे मालूम चलेगा? देखो ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट अगर पॉलिसी होल्डर के फंड में से करिए, पॉलिसी होल्डर का जो बैलेंस अमाउंट बच गया था, पॉलिसी होल्डर का जो बैलेंस रिजर्व बच गया था, अगर उसमें से इन्वेस्टमेंट होती है तो उस इन्वेस्टमेंट की इनकम पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में, मतलब रेवेन्यू अकाउंट में जाती है। अगर हम वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया है, मतलब ये 3,94,000, जो प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया है, अगर उस प्रॉफिट में से कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी तो बेटा उसकी इनकम आपको यहाँ पे दिखानी है। राइट? इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होंगी, वो इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी होल्डर के फंड में से की जाती हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर्स के फंड में से की जाती है। जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर के फंड से की जाएगी वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगी, उसका इंटरेस्ट, उसका रेंट, उसका डिविडेंड वो पॉलिसी होल्डर अकाउंट में, मतलब टेक्निकल अकाउंट में, मतलब रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। तीनों का एक ही बेसिकली मतलब होता है। ठीक है। और बेटा वो इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर के अकाउंट में से की जाती है उसको आपने यहाँ पे दिखाना है। 2 मिनट वेट करेंगे, मेरा एक कॉल आ रहा है, फिर हम वापस आते हैं।
ठीक है बेटे। तो जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर फंड में से करी है वो जाएगी रेवेन्यू अकाउंट में, जो इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स के फंड में से करी है वो आपको यहाँ दिखानी है। इसमें सेम चीज़ें हैं, कितना रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, उसकी ग्रॉस वैल्यू दिखा देनी है, मतलब कि टोटल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बेची है उस पर प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया उस पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो माइनस, और अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट की रीवैल्यूएशन हुई है वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अदर इनकम, अगर इसके अलावा कोई और इनकम होती है जो शेयर होल्डर से रिलेट करती है वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनकम का टोटल। फिर यहाँ पर खर्चे आ जाएंगे सर। इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे थे वो तो सर रेवेन्यू अकाउंट में चले गए। आई रिपीट, इंश्योरेंस बिजनेस के जो खर्चे थे सर वो तो चले गए कहाँ पर, रेवेन्यू अकाउंट में। जो खर्चे रेवेन्यू अकाउंट में नहीं गए उसके अलावा जो खर्चे बचेंगे वो आपको यहाँ पे लेने हैं। कहने का मतलब है अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस था तो वो चला गया था रेवेन्यू अकाउंट में। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा जो इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो बेटा आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी कोई बैड डेट होते हैं, शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई बैड डेट होता है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। अगर जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है उस पर फ्यूचर की में वैल्यू कम हो सकती है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में घट जाती है तो उसके लिए आज हम प्रोविजन बनाते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो वो प्रोविजन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स नीचे आएगा बेटा अलग से, प्रोविजन फॉर टैक्स नीचे आएगा अलग से। तो इसमें कौन कौन से प्रोविजन होते हैं, इसमें होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसमें हो गए प्रोविजन फॉर डाइल्यूशन, इसका मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और कोई प्रोविजन, अगर कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में राइज होने वाली है उसके लिए प्रोविजन बनाना है, ये भी हम यहाँ पे दिखा देंगे, लेकिन इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। राइट, ये करने के बाद सर इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया इसका टोटल। चलिए जी, फिर देखेंगे इसके बाद, इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों को माइनस कर देना है जी, है ना। माइनस किसको करना है सर, ए और बी को। ए में से बी को माइनस कर देना है। ए पार्ट में इनकम थी, बी पार्ट में आपके एक्सपेंसेस थे। यहाँ से आपने ए माइनस बी किया तो ए माइनस बी करने के बाद ये आपका प्रॉफिट आ गया। फिर इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना है, जो पहले नहीं लिया था बेटा वो हमने यहाँ पे ले लिया। फिर आपके पास यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाएगा करंट ईयर का। ये करंट प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट का आ गया। राइट, अब इसमें से भी कुछ एप्रोप्रिएशन होगी। कैसे, पहले सर ये जो हमारा प्रॉफिट है हम ये लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, इस ओपनिंग बैलेंस में हम प्लस कर देंगे, कितना नेट प्रॉफिट हमारे पास करंट ईयर में आया, और उसको हम क्या करेंगे बेटा एप्रोप्रिएट कर देंगे। तो इतना हमारे पास नेट प्रॉफिट है, पिछले साल का। कितना डिविडेंड हमने करंट ईयर में दिया है शेयर होल्डर्स को वो आपने ले लेना है, ये इंटरिम डिविडेंड है। कितना डिविडेंड हमने प्रपोज कर दिया अगले साल के लिए वो भी आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। अगर डिविडेंड पे टैक्स देना है, लाइक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कुछ अमाउंट आपने डाली है रिजर्व में तो वो भी अमाउंट आपके यहाँ पे जाएगी। फिर करने के बाद बेटा आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, ये हमारी पूरी अमाउंट की एप्रोप्रिएशन यहाँ पर कर दी। तो ये हो गया हमारा शेयर होल्डर का अकाउंट, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो शेयर होल्डर के लिए बनाया जाता है। इसको सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मेट समझना है, ये भी बस नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये, ना आज तक आया है ना आगे आपसे पूछेगा। एग्जाम में सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट ही आता है, और वो भी किसका आया है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। ठीक है, किसका है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। अब एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2 मिनट वेट करेंगे, एक स्लाइड शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। एक मिनट, हाँ, एक 2 मिनट वेट करेंगे, शायद यही पेज है। देखो जी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी अगर मैं एनुअल रिपोर्ट निकालता हूँ, आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो LIC इंडिया जो कि एक्चुअल में कंपनी है, इसकी 2019-2020 पिछले साल की इसकी एनुअल रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको सीधे ही ऑफिस में जाके ये फॉर्मेट देखने पड़ेंगे, जो भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, और इसमें आपका हमें जाना पड़ेगा कि कहाँ पर इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कौन से सेक्शन में, कहाँ रेवेन्यू अकाउंट है। तो आप देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेवेन्यू अकाउंट, अगर विजिबल होगा तो ये रेवेन्यू अकाउंट, और ये आपका पेज नंबर 178 पे। तो पेज नंबर 178 पे आ जाते हैं और दिखाते हैं कैसे एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
इस फॉर्मेट को फॉलो करती है। एग्जाम के टाइम में तो बेटा आपको मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्वालिफाई होने के बाद ये दिक्कत नहीं होती। जैसे आप डायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में ना जाने कितने सारे सेक्शन, कितने सारे प्रोविजन आप याद करते हो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है और 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, उसकी आपने आरटीआर फाइल करनी है या उसका आपने कोई टैक्सेशन का मैटर देखना है, तो आपके पास बहुत समय होता है। आपके पास ऑफिस में मोटी मोटी किताबें होती हैं और आपको कोई सेक्शन याद नहीं रहता, तो उसी वक्त आपने किताबें खोली और सर काम हो गया आपका, राइट, और वहाँ से देख के कर लिया। एग्जाम में ये सुविधा नहीं होती है। तो अब देखिए बेटा, ये फॉर्म ए आर ए लिखा हुआ है। फॉर्म ए आर ए का मतलब ये रेवेन्यू अकाउंट है। फॉर्म ए आर ए आपका रेवेन्यू अकाउंट है। आप देखो सेम उसी फॉर्मेट में आपका बना रखा है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, 2 पार्ट में बांटा है कि लाइफ बिजनेस में कितना प्रीमियम आया है और पेंशन बिजनेस से कितना आपका प्रीमियम आया है। इसको भी फिर 2 भागों में बांट दिया है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वो प्रॉफिट है जो ये अपना कह सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बेटा, उसे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो बहुत सारी वेरिएशन आ जाएगी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे। देखो पहला पॉइंट वही है आपका प्रीमियम, कितना प्रीमियम आया। फिर री इंश्योरेंस सेडेड, देखो ये माइनस कर रखा है, ये आपका ब्रैकेट में आपको अमाउंट दिख रही होगी, राइट। उसके बाद री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 0 है। इसका मतलब LIC ने री इंश्योरेंस किसी का एक्सेप्ट नहीं किया है, उल्टा अपना री इंश्योरेंस करवा रखा है, किसी न किसी कंपनी से करवा रखा है जहाँ पे प्रीमियम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके बाद देखो फिर वही इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आ गई इसकी, ये इसकी इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लॉस भी हो रखा है, और ट्रांसफर गेन मतलब कोई रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं हुई है। इसके अलावा कोई अदर इनकम, कोई अमाउंट आपने मान लीजिए कि मतलब राइट बैक करी है, वही फीस वगैरह दी है, संडे रिसिप्ट हैं, वो सब यहाँ दिखा दिए। सेम वही फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन फंड का अलग और जो LIC है उसका अलग। कमीशन के खर्चे दिखा रखे हैं आपको। फिर बेटा आपको दिखा रखे हैं शेड्यूल नंबर 3 दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल वही है, स्लाइड मॉडिफिकेशन है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए भी मालूम होनी चाहिए ताकि जब आप क्वालिफाई होने के बाद ऑफिस में जाओ तो ये फॉर्मेट देख के आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कैसा मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया, हमने तो 11th क्लास में 12th में बीकॉम में अलग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा है, ये क्या है। तो इसलिए भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, जैसे कि हमने बैंकिंग कंपनी वाला चैप्टर हमने कवर किया था क्लास में, जब हमारी फेस टू फेस क्लास वगैरह चल रही थी, तो बैंकिंग हमने करा दिया, सारे क्वेश्चन कर लिए उसके। लेकिन जब बैंकिंग हो जाए तो आपकी बेसिकली ड्यूटी क्या बनती है, आप गूगल पे जाके एक बार किसी भी बैंक का नाम डालें, चाहे वो यश बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आप सिंपल लिखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनुअल स्टेटमेंट और चेक करो कि हम जो इंटर में पढ़ रहे हैं वही बैंकिंग का फॉर्मेट फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, राइट सर। तो ये अमाउंट इस तरीके से आगे फिर एक्सप्लेन कर रखिए। देखो आगे थोड़ा सा और आपका यहाँ पे चेंज हो गया, इस अमाउंट को फर्दर आगे कह सकते हैं कि मतलब डिटेल तरीके से समझाया गया। फिर बेटा देखो यहाँ से चालू हो गए आपके एक्सपेंसेस। देखो ये सारे आपके खर्चे खर्चे दे रखे हैं, है ना, ये एक्सपेंसेस आपके यहाँ से चालू हो गए, राइट। और अगर हम आगे बढ़ें, ये डेटा आ गया एक्सपेंसेस का, जिसमें आपने देखा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, बाकी प्रोविजन कितने हैं, और जो इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही है उसमें कितना आपका प्रोविजन है, कितना बेनिफिट पे किया, देखो नेट पेड, बेनिफिट पेड, इंटरिम जो बोनस हमने पे करा है वो सारा यहाँ दिखाना है। उसके बाद सर हमने क्लेम कितना पे किया और अमाउंट स्टेटेड कितना मिला है, री कह सकते हैं आपका इंश्योरेंस, और कितना शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, कितना अदर रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाए गए, बस थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में उसको चेंज किया गया, ठीक है। ये केवल एक एग्जाम्पल था ताकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो इससे रूबरू हो सकें और सीख सकें कि कैसे आपके ये फॉर्मेट प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी में अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टॉपिक खत्म कर लिया है, और अगली क्लास में हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो 2 से 3 क्लासें और लगेगी और फिर वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।